गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसा चल रहा है सभी का? बढ़िया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं। क्लास 12th के लिए हमने भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में तो अध्ययन कर लिया है। अब इसी पाठ के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम भारत की सारी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। अर्थात हम ये पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास वैभवशाली है तो क्यों। इस प्रश्न का जवाब जो है हम आज के इस वीडियो के अंदर समझने का और जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं, भारत की वैभवपूर्ण उपलब्धियां। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, भारत की वैभवपूर्ण उपलब्धियां, कि हमने क्या क्या उपलब्धियां जो है वो प्राप्त की है। इस प्राचीन भारत के इतिहास की उपलब्धियों को हम अलग अलग भाग के अंदर बांट करके पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखें हम सबसे पहले कि भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखें तो भारत की संस्कृति का अध्ययन करना पड़ता है। किसका अध्ययन करना पड़ता है? भारत की संस्कृति का अध्ययन करना पड़ेगा। और संस्कृति का अध्ययन अगर हम प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहले जाते हैं अथर्ववेद की तरफ। कौन से वेद की तरफ? हमने 4 वेद पढ़े हैं ना, उसमें सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा था? अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद था। तो अथर्ववेद के अंदर हम जाते हैं। तो अथर्ववेद के अंदर एक सूक्त है जिसका नाम है पृथ्वी सूक्त। कौन सा सूक्त है? पृथ्वी सूक्त। और इसी पृथ्वी सूक्त के अंदर एक सूक्ति लिखी हुई है, एक श्लोक है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये श्लोक है पृथ्वी सूक्त के अंदर, अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये श्लोक जो है, इसका जो भाव है, इसी भाव को हमने हमारी संस्कृति के मूल सार में देखा है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? वसुधैव कुटुंबकम। किस नाम से जानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। अगर पूछा जाए कि अपनी संस्कृति का मूल रूप क्या है, मूल सार क्या है, तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और ये भाव जो है वो किस श्लोक से हमें मिला है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये पृथ्वी सूक्त का श्लोक है, जो हमने कहां से लिया है? अथर्ववेद के अंदर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब इस वसुधा मतलब पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति, विश्व के समस्त व्यक्ति जो है आपस में एक परिवार की तरह है, कुटुंब की तरह है। मतलब सभी आपस में भाईचारे की संस्कृति का जो है वर्णन हमारी भारत की संस्कृति के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, हमने कई बार पढ़ा है, राजनीतिक रूप से कहो या सांस्कृतिक रूप से कहो, प्राचीन भारत का जो समयावधि थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे गौरवशाली थी हमारे लिए। उसी समय भारत को आर्थिक दृष्टि से भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आगे बात समझ के अंदर, तो इसका मतलब कुछ तो भारत की संस्कृति और सभ्यता के अंदर रहा है कि इसके लिए इतने सारे उपमान जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, जो हमारी सांस्कृतिक भारत है, कौन सा भारत है हमारा? सांस्कृतिक भारत। तो इसकी उपलब्धियां इतनी रही है, इसको जानने के लिए हमें कुछ तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि सांस्कृतिक भारत की उपलब्धियों के बारे में सबसे पहले एक विद्वान थे, मैक्स मूलर। विद्वान का क्या नाम है? मैक्स मूलर। तो देखिए, ये जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है, उन्होंने स्वयं से 3 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं? 3 प्रश्न पूछे, और तीनों प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया है। तो इन्होंने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है कि, अब देखिए इनके 3 प्रश्न हैं। मैक्स मूलर अपने आप से प्रश्न करते हैं, अपने आप ही उसका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न तो मैक्स मूलर ये कहते हैं कि अगर मेरे से कोई ये पूछे कि मानव गरिमा और मानव अंतःकरण, मानव का जो अंतःकरण है उसका और उसकी बुद्धि का विकास, मतलब मानव अंतःकरण
व बुद्धि का विकास सर्वोत्तम किस देश में हुआ है? सबसे अधिक चरम सीमा पर किस देश का विकास बुद्धि के क्षेत्र में हुआ है? का सर्वोत्तम विकास कहां हुआ? इसके उत्तर के रूप में मैक्स मूलर ने कहा है कि यह भारत में हुआ। कहां पे हुआ? भारत में हुआ। इसके बाद में कहते हैं कि विश्व के महानतम गूढ़ रहस्यों का विश्लेषण कहां हुआ? विश्व के सबसे रहस्यमय तथ्यों का विश्लेषण कहां हुआ? तो देखिए, ये जो विश्व के सबसे रहस्यमय तथ्य हैं, इस प्रश्न के जवाब में भी मैक्स मूलर कहते हैं कि इनका विश्लेषण भारत में हुआ। तीसरा प्रश्न मैक्स मूलर स्वयं से कहते हैं कि प्लेटो और कैंट के दर्शन को पढ़ लेने के बाद, प्लेटो और कैंट ऐसे विद्वान हुए हैं कि इनका जब दर्शन पढ़ लिया जाता है तो विश्व के जितने विषय हैं वो लगभग उसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं कि प्लेटो और कैंट के दर्शन के बाद भी अध्ययन युक्त विषय या अध्ययन के योग्य विषय कौन सुझा सकता है? अध्ययन योग्य विषय कहाँ सुझाए जा सकते हैं? कहाँ सुझाए जा सकते हैं? तो इसका अर्थ भी है भारत। इसका अर्थ भी क्या मिलेगा हमको? भारत ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि मैक्स मूलर ने भारत की संस्कृति के महत्व का बखान करते हुए कहा है कि भारत की संस्कृति अप्रतिम है, अद्वितीय है और सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही साथ देखिए, मैक्स मूलर ये भी कहते हैं कि जो वर्तमान में भारत है, सिर्फ यही भारत की संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति की परंपरा और इसकी विशेषताएं पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। उसने उदाहरण के तौर पे मैक्स मूलर ने ही कहा है कि पेरू देश में, कौन सी जगह पे बता रहे हैं ये? पेरू देश। देखिए पेरू देश कहाँ है? पेरू देश हम हैं दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है पेरू देश। और इन्होंने कहा है कि पेरू देश के जो निवासी है वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। सबसे बड़ी बात है, देखिए सूर्यवंशी भारत के अंदर प्रचलित है, ये संस्कृति का जो शब्द है ये भारत का है, लेकिन पेरू देश वाले अपने आप को क्या मान रहे हैं? सूर्यवंशी मान रहे हैं। यही नहीं, दूसरी बात और देखिए, पेरू देश के अंदर ही मनाया जाता है राम शीतोत्सव। जब हम विजयादशमी मनाते हैं तब पेरू के अंदर मनाई जाती है राम शीतोत्सव। इसके अलावा वो राम जन्मोत्सव भी मनाते हैं, राम जन्मोत्सव भी मनाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो मैक्स मूलर अपनी पुस्तक के अंदर वर्णित कर रहे हैं कि पेरू देश के लोग जो है वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? सूर्यवंशी मान रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जब हम विजयादशमी मना रहे हैं तब पेरू देश के अंदर वहां के लोग क्या मना रहे हैं? राम शीतोत्सव मना रहे हैं। प्लस दूसरा क्या मनाया जा रहा है? राम जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का जो है जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अब देखिए, इसके अलावा भी हमारे इस सांस्कृतिक भारत की कई सारी उपलब्धियां हैं जिनका ज्ञान हमें होता है। तो इसमें एक वर्णित है अग्नि पुराण। क्या वर्णित है भाई? अग्नि पुराण। तो ये जो अग्नि पुराण है इसके अंदर लिखा गया है कि भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखना है और इसको हम समझेंगे भी। भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा जाता था। मतलब ये जो अग्नि पुराण है इसमें भारतवर्ष के लिए एक शब्द उपयोग में लिया गया है और वो शब्द है जम्बू द्वीप। आ गई बात समझ के अंदर? इसके अलावा भी इधर वाला मैं भाग मिटा देता हूं, अभी आपको चित्र के माध्यम से भी पूरा बताया जाएगा जम्बू द्वीप जो है वो क्या टर्म है, अभी हम
चित्र के साथ में भी इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये जो जम्बू द्वीप है ये भारत वर्ष को कहा गया। तो क्या वर्तमान जो भारत है जहाँ पे अभी हम निवास कर रहे हैं या जो हमारी राजनीतिक सीमाएं हैं उसी जगह को जम्बू द्वीप कहा गया है? नहीं, ये बात नहीं है। ये जो जम्बू द्वीप है ये एक बड़ा विस्तृत भूभाग है, एक बड़ी विस्तृत कल्पना है। और साथ ही साथ यहाँ के अन्य जो द्वीप थे, द्वीप जो है द्वीप अन्य भारत के पास में जो जैसे श्रीलंका हो गया, जावा हो गया, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ब्रह्मा, ये जो है इनको कहा गया है द्वीपांतर। क्या कहा गया है? द्वीपांतर। और कहा गया है कि जम्बू द्वीप के ही भाग है। किसके भाग है? जम्बू द्वीप के ही भाग है। तो अब हम देखिए इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए इस चित्र के अंदर पूरा हमें वर्णन प्राप्त हो रहा है कि जो जम्बू द्वीप का टर्म है ये पूर्णतया विस्तृत टर्म है। इसके अंदर अगर हम देखें तो उत्तर का जो पर्वत है, दक्षिण के अंदर जो समुद्र है, और इसके अलावा पश्चिम के अगर हम बात करें तो पश्चिम में मध्य एशिया तक का जो भाग आ रहा है वो, और पूर्व के अंदर ये छोटे छोटे जितने भी द्वीप और द्वीप समूह हैं, ऑस्ट्रेलिया तक के जो छोटे मोटे द्वीप हैं, उन सबको मिलाकर के ही हमारा टर्म जो है वो क्या बना है? जम्बू द्वीप बना है। तो ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसको एक जम्बू द्वीप भारतवर्ष के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक परंपरा जो थी वो इतने वृहद क्षेत्र के अंदर फैली हुई थी। आगे बात समझ के अंदर, तो जम्बू द्वीप का टर्म अपने पास में ये था। अब हम इससे अगर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि भारत का सांस्कृतिक प्रसार जो है वो कहाँ कहाँ पे हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ। तो देखिए सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए कई सारे नाम हैं जहां पे भारत की सांस्कृतिक प्रसार की बात को महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जावा, सुमात्रा, मलाया, ब्रह्मा, श्याम, चंपा, कंबुज और फुनान और कई सारे हैं। तो ये जावा, सुमात्रा, मलाया, ब्रह्मा, श्याम, चंपा, कंबुज, फुनान, ये नाम तो मैंने आपको वो नाम गिनाए हैं जहां भारत के सांस्कृतिक विस्तार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का भी विस्तार हमें दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, जैसे सुमात्रा है तो यहाँ पे श्री विजय नामक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय व्यक्तियों के नाम जो है, राम नाम अंत में हम जो लगाते हैं वो हमारे यहाँ की एक सांस्कृतिक परंपरा है, विरासत है। तो वैसे ही राजाओं के नाम जो है इन राज्यों के अंदर प्राप्त होते हैं। कौंडिन्य ब्राह्मण जो है वो पूरे संस्कृति की, फुनान संस्कृति की जो है वो स्थापना कौंडिन्य ब्राह्मण के द्वारा कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन नामों के अलावा देखिए, पहली बात तो ये कि इन नामों को हमें क्या पता, हम कैसे मान लें कि इन जगहों पर हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा या भारतीय संस्कृति की परंपरा यहाँ पे विकसित थी। तो देखिए इसके संबंध में दो चीजें हैं। एक तो है सिल्वेन लेवी। सिल्वेन लेवी जो है एक यूरोपियन साहित्यकार हुए हैं। कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। और एक है आपके पास अल मसूदी, ये अरब के हैं। देखिए दोनों ही अलग अलग जगह के लेखक हैं और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही बात का बखान कर रहे हैं। इसलिए हमको ये मानना पड़ता है कि इन सभी जगहों पे भारतीय सांस्कृतिक विरासत फैली हुई थी। तो ये क्या कहते हैं सिल्वेन लेवी? देखिए इन्होंने भारतीय संपूर्ण प्रायद्वीप को नाम दिया भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह मतलब ये हुआ कि अभी तक ये जितने नाम हैं इनको मिलाते हुए उसने इन सभी स्थानों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? भारतीय द्वीप समूह शब्द प्रयोग में लिया है। दूसरी बात देखिए, अल मसूदी ये अरब यात्री था। ये भारत के बारे में क्या लिखा है कि भारत भूमि व समुद्र,
भारत भूमि व समुद्र दोनों पर फैला हुआ था, दोनों पर फैला हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्तमान भारत जिसको हम देख रहे हैं वो तो भूमि पर फैला हुआ है, समुद्र पर अगर फैला हुआ है, ये बात अगर की जाए तो इसका मतलब जो है ये सारे जो स्थान हैं वो भी किसके भाग माने हैं उसने, अल मसूदी ने, भारत के सांस्कृतिक विरासत के रूप में। वहां पे सारी परंपराएं वगैरह भारतीय प्रचलित थी, तो उसने ये कहा है कि ये पूरा ही जो है एरिया पूरे भारत के नाम से है और भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ है। तो इन दोनों अलग अलग जगहों के अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा यह हमें ज्ञात हो जाता है कि जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है वो काफी वृहद रूप से फैली हुई थी। इसके अलावा भी देखते हैं हम, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए चित्र की सहायता से भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस चित्र की सहायता से भी हम देखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति का प्रसार है वो इन सारे राष्ट्रों के साथ साथ देखिए चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, इसके अंदर लंका मैंने लिखा नहीं है, लंका भी आप साथ में लें। इसके अलावा इधर की अगर देखें तो ईरान, इराक, मध्य एशिया तक का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान, ये सारा जो एरिया है, यहाँ तक कि अफ्रीका के अंदर भी और अन्य में स्थान भी आपको बताता हूं, वहां पर भी भारतीय संस्कृति का क्या बता रहा है, ये प्रसार बता रहा है। अब देखिए इसको हम और विस्तृत रूप से देखें तो एक हमें चीज मिलती है, वो है चीन की दीवार। क्या है ये, तो वर्तमान में भी उपलब्ध है और बहुत पुरानी है। चीन के शासक थे चिन शी हुआंग-टी नामक एक शासक थे चीन के अंदर, उनके द्वारा ये चीन की दीवार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद इस चीन की दीवार का जो उत्तरी दरवाजा है, कौन सा दरवाजा, उत्तरी दरवाजा, इस चीन की दीवार के अंदर दरवाजे बने हुए हैं, उनमें से जो उत्तरी दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर लिखा गया है कि यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें, यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। ये चीज मिलती है आपको इस चीन। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इस लाइन से ये क्या साबित हो जाता है कि भारतीय संस्कृति यहाँ पे विकसित थी। तो देखिए ये जो लाइन लिखी गई है, यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, ये लाइन जो है संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है ये जो लाइन है उसको। तो देखिए संस्कृत भाषा कहाँ की है, भारत की है। चीन के अंदर तो चीनी भाषा है, उनकी लिपि भी अलग है, लिखने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका, बोलने का तरीका हमारी संस्कृत से बिल्कुल अलग है। लेकिन चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा के अंदर एक लाइन लिखी गई है, यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। इसका मतलब इस संस्कृत का और हमारी संस्कृति का प्रसार चीन के अंदर भी हुआ था प्राचीन समय के अंतर्गत। देखिए इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति का जो प्रसार है वो हमें और भी कई सारी जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पहली चीज तो हम देख लें कि हमें मध्य अमेरिका की बात कर लें। हम मध्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो मध्य अमेरिका के अंदर जगह है मैक्सिको। कौन सी जगह है, देखिए मैं पहले आपको जगह बताता हूँ, फिर देखते हैं कि इनके अंदर क्या सांस्कृतिक परंपरा हमारी विकसित है। देखिए मध्य अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको आ जाएगा। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो अभी हमने देश का नाम तो पढ़ लिया था, कौन सा है, पेरू। मध्य और दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो एक इसके अलावा भी देख लीजिए हम बोलीविया, चिली, बोर्निया, चिली, बोर्निया के अलावा अपन देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, तिब्बत, अरब
ईरान, इराक, तुर्की, कई सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, अफगानिस्तान वगैरह। तो देखते हैं कि ये जो जगह है, इन जगहों पर भी वर्तमान के अंदर भारत से मिलती जुलती सांस्कृतिक परंपरा मिलती है, रीति रिवाज हमको मिलते हैं, पूजा के सिद्धांत मिलते हैं, नीति के सिद्धांत जो है वो हमें हमारी संस्कृति से मिलते जुलते वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इनसे हम कह सकते हैं कि ये जो भारत का सांस्कृतिक प्रसार जो है, हम अभी जो पूरा देख रहे हैं, जिसमें जावा, सुमात्रा, मलाया, बर्मा, श्याम, चंपा, कंबोज, फुनान, ये सारे तो संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी प्रभावित रहे। इसके अलावा चाइना, मध्य अमेरिका के अंदर मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका में पेरू, बोलीविया, चिली, बोर्निया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, तिब्बत, अरब, ईरान, इराक, तुर्की, इन सभी देशों के अंदर जो है भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था। आगे बात समझ के अंदर, अब देखिए इस संस्कृति का जो प्रसार है वो किया गया था आर्य के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा किया गया था। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्या होता है? या कुलीन, ठीक है। ये श्रेष्ठ शब्द का मतलब है आर्य। आर्य का मतलब सीधा सीधा जो हमें तात्पर्य लेना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वो है आर्य, ठीक है ना। और भारतीय संस्कृति के प्रसार करने के लिए इन ऋषियों ने, मुनियों ने, आर्यों ने विश्वमार्यम का उद्घोष लगाया था। विश्वमार्यम, विश्वमार्यम मतलब विश्व को आर्यकरण करना, करणवतो विश्वमार्यम। पूरा अगर श्लोक अगर हम बात करें उसकी, तो वो एक संस्कृत का श्लोक हमें प्राप्त होता है, करणवतो विश्वमार्यम। इसका मतलब होता है कि पूरे विश्व का आर्यकरण करना है। आर्य का मतलब हुआ श्रेष्ठ, तो पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। मतलब कि भारतीय संस्कृति को इन लोगों ने पूरे विश्व में फैलाना और पूरे विश्व का जो है एक श्रेष्ठ रूप सामने लाना, ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का विदेशों के अंदर प्रसार का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बात समझ के अंदर, तो अब देखिए प्राचीन समय के अंदर इतनी जो हमारे पास सांस्कृतिक उपलब्धियां आई है, सांस्कृतिक प्रसार हमारा हुआ है, तो अब हमारे सामने प्रश्न ये आ जाता है कि उस समय कोई एरोप्लेन तो थे नहीं, या यामा पल्सर की बाइक या ऑडी फॉर्च्यूनर गाड़ियां तो थी नहीं, तो फिर ये लोग इतने दूरस्थ स्थानों तक गए कैसे? भारतीय संस्कृति का प्रसार उन्होंने किया कैसे? बात भी बिल्कुल वाजिब है, कैसे किया जा सकता है भाई? पैदल भी तो नहीं जाया जा सकता इतनी लंबी दूरी तक, और उसमें भी समुद्र को पार करके जाना। इसका मतलब तत्कालीन समय के अंदर भारत की जो नाविक क्षमता है, जल परिवहन की जो क्षमता है, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली थी। तो हम एक छोटा सा टॉपिक इसके लिए ले लेते हैं कि भारत की नाविक उपलब्धि, कि भाई इस क्षेत्र के अंदर भारत ने क्या विकास किया था या क्या उपलब्धि प्राप्त की थी। तो देखिए अगर हम बात करें नाविक शब्द की बात करें, तो ये जो शब्द है सर्वप्रथम एक शब्द था नव शब्द। तो ये नव जो शब्द है ये तो है संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है नव, जिसका आधुनिक जो नाव है वो नव से ही माना गया था। और इस संस्कृत के शब्द नव, नव का मतलब उस समय नाव से माना जाता था, और इस नाव को बनाना चलाना ये जो विद्या है, मतलब नव की जो विद्या थी, इस विद्या को कहा गया था नवगति। संस्कृत का ही शब्द ये भी, इसको क्या कहा गया? नवगति। मतलब संस्कृत का एक शब्द है नाव के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो था नव, और नाव की जो विद्या मतलब इसको चलाना करना बनाना सारी चीजें, तो वो थी नवगति। और इन्हीं दो शब्दों से नए शब्द बनेंगे। देखिए नव शब्द जो है ये तो बदल गया नाव के अंदर। किसमें बदला? ये नाव, और ये उर्दू भाषा के प्रभाव के कारण बदला। मतलब नाव शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। तो नव से तो नाव बन गया, जबकि ये जो नवगति है इसके रूपांतरण के रूप में एक हमारे सामने शब्द आया है, अंग्रेजी का शब्द है, और वो शब्द है नेविगेशन।
कौन सा शब्द है? नेविगेशन। तो ये जो नेविगेशन शब्द है ये नवगति शब्द से रूपांतरित हुआ, जबकि नाव जो है वो संस्कृत के किस शब्द से साम्य रखता है? नव शब्द से साम्य रखता है। तो ये तो हो गई इसकी प्राचीनता कि भाई हमारे यहाँ पे पहले इस विद्या को, इस चीज को किस नाम से जानते थे। अब अगर हम देखें कि भाई भारत के अंदर ये शक्तियां प्रचलित थी नाव वाली, क्योंकि कई सारे हमें प्रमाण मिले हैं इस बात के कि भारत में प्राचीनतम समय से जल परिवहन की जो क्षमता है वो शक्तिशाली रूप में भारत के पास में उपलब्ध थी। तो देखिए इसके बारे में हम कई सारे बिंदु ले सकते हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे कि भारत की नव शक्ति किस प्रकार से थी। तो देखिए पहली बात तो देखते हैं कि भारत जो है, भारत 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 0 से 3000 वर्ष पूर्व जो है जल शक्ति अर्थात नौ परिवहन से परिचित था। नौ परिवहन से क्या था? परिचित था। अब देखिए आप पूछेंगे कि भाई कैसे था, आपको क्या पता? तो 3000 वर्ष पूर्व की जो भारत के अंदर सभ्यता है जिसको हम कहते हैं सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहते हैं? सिंधु सभ्यता। और इस सिंधु सभ्यता का एक स्थल हमें प्राप्त हुआ है जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल है। ये है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है भाई? गुजरात के अंदर है। भोगवा नदी है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, गुजरात। अब देखिए ये लोथल जो है इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का एकमात्र क्या है? बंदरगाह है। इसे हम चित्र के द्वारा भी अच्छे से देख सकते हैं कि भाई ये जो लोथल है ये क्या चीज है? देखिए ये डॉकयार्ड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो इस चित्र से स्पष्ट देख रहे हैं हम कि सिंधु सभ्यता का ये स्थल है लोथल, ये उस समय का बंदरगाह था। और इसकी जो एक दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार लगभग 1400 फीट की है, जो इन्होंने कृत्रिम रूप से मतलब बनाई है। दीवार को बनाया गया। दीवार बनाने का इनका उद्देश्य इसमें ये रहा है कि इस दीवार के द्वारा पानी को रोका गया ताकि बड़े भारी जहाज भी आए तो वो पैंदे से टकराए नहीं, पानी का जल स्तर यहाँ पे काफी हो जाए इस पानी को रोक करके। और इसमें भी देखिए चित्र से स्पष्ट है कि इसमें अगर अत्यधिक पानी आ जाता है तो उसके निकासी की भी क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि भाई इतना बड़ा बंदरगाह बनाया जा रहा है तो जहाज होंगे उपलब्ध तभी तो बंदरगाह बनाएंगे, नहीं तो कोई तैरने के लिए तो बनाएगा नहीं इतना बड़ा बंदरगाह। आगे बात समझ में? तो पहला बिंदु तो हो गया अपने पास में ये। अब देखिए दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूसरे बिंदु के रूप में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि भारत की जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, जिसके अंदर हमें कई सारी मोहरें मिली हैं। दूसरे बिंदु को देखते हैं हम। भारत में सिंधु सभ्यता के स्थलों से, सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मुहरों व एक तो मुहरें और विभिन्न प्रकार के जो पात्र मिले हैं, मुहरों व पात्रों से जलयान के चित्र मिले हैं। आप चित्र देख सकते हैं। ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है ये तत्कालीन समय के मिली हुई मुहर के ऊपर खुदा हुआ चित्र है, जिससे हमें स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये एक नाव का चित्र है और इस पे परिवहन करते हुए नाविक को भी दर्शाया गया है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भारत में सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मुहरों और पात्रों से भी हमें जलयान के चित्र मिलते हैं। तो हमें स्पष्ट कह सकते हैं कि भारत में 3000 वर्ष पूर्व भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में व्यापार करने के लिए जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध थी। आगे बात समझ के अंदर देखिए तीसरे बिंदु के रूप में अगर हम लें तो भारत का जो संस्कृत ग्रंथ है प्राचीनतम, उसके अंदर
वर्णित किया गया है कि जो भारत है, ये जैसे भारत का हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया आपका पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट। जो पूर्वी तट है ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपके अरब सागर, यहाँ पर क्या है, अरब सागर। तो देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी है, संस्कृत ग्रंथों में इसके लिए प्राचीनतम रूप से एक शब्द उपयोग में लिया गया है, महोदधी। क्या शब्द उपयोग में लिया गया है, महोदधी। तो महोदधी का तात्पर्य वर्तमान की बंगाल की खाड़ी, जबकि अरब सागर के लिए कहा गया है रत्नाकर। क्या कहा गया है, रत्नाकर। तो रत्नाकर किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ था, अरब सागर के लिए, जबकि महोदधी किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, बंगाल की खाड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो इन दोनों जल राशियों का शब्द संस्कृत के ग्रंथों में पाया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि यहाँ पर विभिन्न, ये जो पश्चिमी और पूर्वी तट है, विभिन्न बंदरगाह रहे होंगे, व्यापारिक स्थान रहे होंगे, जिसमें से लोथल के बारे में तो हमने अध्ययन कर ही लिया है। इसके साथ ही साथ भृगु कच्छु एक है, भृगु कच्छु, ये भी उस समय का तत्कालीन प्रमुख केंद्र था जल व्यापार का। भृगु कच्छु, जिसका हम वर्तमान में नाम लिखते हैं भड़ोच। क्या नाम लिखते हैं, भड़ोच। ठीक है, ये गुजरात के अंदर है, थोड़ा यहाँ नीचे बन रहा है नक्शे के हिसाब से। इसके अलावा सोपारा, इसका भी व्यापारिक स्थल के रूप में, एक बंदरगाह के रूप में हमें उल्लेख प्राप्त होता है। अगर हम बात करें यहाँ अपने पूर्वी तट पे, तो यहाँ पूर्वी तट के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के बंदरगाह थे, जिसमें सबसे प्रमुख था ताम्रलिप्ति। कौन सा था, ताम्रलिप्ति। तो ये जो बंदरगाहों के हमें नाम प्राप्त होते हैं, ये हमारी जल शक्ति यानी कि नाविक शक्ति की तरफ में इशारा करते हैं। भृगु कच्छु, सोपारा, ताम्रलिप्ति। इसके अलावा भी अगर हम आगे देखते हैं तो मसूलीपट्टम वगैरह कई सारे जो है हमें बंदरगाहों के नाम मिलेंगे, लेकिन ये कुछ नाम जो है वो प्रमुख है, भृगु कच्छु, सोपारा और ताम्रलिप्ति। तो ये भी भारत की जल शक्ति की तरफ में इशारा करते हैं। अब देखिए इसकी तरफ बढ़े आगे, तो चौथे बिंदु के रूप में अगर हम लें कि साक्ष्य क्या है जहां से भारत की नाविक उपलब्धि का और हमें प्रमाण मिल रहा है, तो उसके रूप में हम दो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। दो पुस्तकें विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है, और दोनों ही पुस्तकें देखिए, एक तो आपको पुस्तक मिलेगी मेगस्थनीज की। पुस्तक किसकी है, मेगस्थनीज की है। पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, और इसके अलावा एक पुस्तक और मिलती है जिसका नाम है कृत्यकल्पतरु। क्या नाम है, कृत्यकल्पतरु। और ये पुस्तक लिखी है, कृत्यकल्पतरु जो पुस्तक है वो है राजा भोज की। किसकी है, राजा भोज की, कृत्यकल्पतरु। दोनों पुस्तकों से हमें भारत की तत्कालीन नाविक शक्ति के बारे में, इसमें तो ये जो पुस्तक है इसमें नावों के निर्माण व नावों के प्रकार का उल्लेख है। नावों के निर्माण व नावों के प्रकार का उल्लेख है। धारा के शासक थे राजा भोज, कृत्यकल्पतरु लिखते हैं। इसके अंदर क्या है, नावों का निर्माण और नावों के विभिन्न प्रकारों का जो उल्लेख है वो इस पुस्तक से हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए मेगस्थनीज की इंडिका, ये पुस्तक भी हमें ज्ञान करवाती है भारतीय नौसेना के बारे में। इंडिका के अंदर मेगस्थनीज लिखता है कि यहाँ नावों के 9 समूहों का यह उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, 9 समूहों का या 9 संगठनों का उल्लेख करता है, मतलब टोटल संख्या में 9 है। प्रत्येक नाव के प्रमुख को, प्रत्येक नाव के प्रमुख के लिए
ये शब्द उपयोग में लेता है कि भाई प्रत्येक नाव का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसको कहते थे सारथवाह या कृणवाह। ये वो शब्द प्रयोग में ले रहा है, सारथवाह या कृणवाह, प्रत्येक नाव के प्रमुख के लिए मैगस्थनीज लिख रहा है अपनी पुस्तक के अंदर। जबकि ये कहता है कि नाव में पतवार चलाने का कार्य, नाव में पतवार चलाने का कार्य जो करता था उसको वो लिख रहा है नियामक। क्या लिख रहा है? नियामक। मतलब कि ये कार्य जो करता था वो व्यक्ति क्या कहलाता था? नियामक कहलाता था। प्रत्येक नाव का जो प्रभारी व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, वो सारथवाह कहलाता था। इसके अलावा भी वो लिखता है कि नाव विभाग का प्रबंधक भी हुआ करते थे और इनके लिए इसने शब्द दिया है दत्र रश्मि ग्राहक। क्या शब्द मिलेगा हमें? दत्र रश्मि ग्राहक। ये मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि मैगस्थनीज के समय में जब मैगस्थनीज यहाँ आया है, बहुत प्राचीन बात हो गई है, और उसी समय भी एक नावों के संचालन की अलग से विभाग है और उसका प्रबंधक है, एक डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है और उसका प्रबंधक जो है वो क्या कहलाएगा? दत्र रश्मि ग्राहक नाम से जाना जाता है। पतवार चलाने के लिए भी अलग से व्यक्ति है, नियामक कहलाता है। नाव का प्रबंध करने के लिए भी एक व्यक्ति है, एक नाव का जो प्रमुख है वो है सारथवाह। इन शब्दों से जो मैगस्थनीज भारत के लिए उल्लेख कर रहा है, हमें पता चलता है कि उस समय की भारत की नाविक उपलब्धि काफी बढ़िया थी। इसके अलावा देखिए एक अंतिम तथ्य और देख लेते हैं, पांचवें तथ्य के रूप में हम, जिससे भी हमें पता चलेगा कि भारत के अंदर काफी प्राचीन समय से जो है वो नाविक शक्ति उपलब्ध रही है। तो देखिए पांचवें तथ्य के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह देते हैं कि कोलंबस जो था, कोलंबस से 1000 वर्ष पूर्व भारत में शक्तिशाली जलयान उपलब्ध थे। भारत में शक्तिशाली जलयान उपलब्ध थे। ये बात भी बिल्कुल सत्य प्रतीत हो जाएगी। तो देखिए कैसे प्राचीन समय की बात की है, तब से लेकर के हमें प्रमाण लगातार मिलते ही जा रहे हैं। तो देखिए कोलंबस से 1000 वर्ष पूर्व भी भारत के अंदर शक्तिशाली जलयान जो है वो उपलब्ध थे। इस बात को अगर हम प्रमाण करना चाहें, सिद्ध करना चाहें, प्रमाणित हो, तो देखिए हमें पता है ये जो कोलंबस है इसका जन्म जो है लगभग 1451 के अंदर, 1451 के अंदर। यहां पे मैं ये तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि यूरोप से पूरे विश्व के अंदर नए राष्ट्रों की खोज करना और वहां पे अपने उपनिवेश स्थापित करना, ये एक विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। इससे विश्व का मूल रूप से परिवर्तन हो गया है, राजनीतिक रूप से, मतलब सारे दृष्टियों से। तो इसके लिए अगर हम देखें कि 1451 तो ये जन्म की बात है। बाकी इन्होंने जो विभिन्न राष्ट्रों को खोजने का पुर्तगाल से वगैरह से, स्पेन से जो स्टार्ट हुआ है, एक सिलसिला प्रारंभ हुआ है, ये लगभग 1490 के आसपास प्रारंभ हुआ है। 1490 के आसपास क्यों हुआ है? क्योंकि उस समय उनकी नाविक शक्ति काफी शक्तिशाली हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां 1450 या 1490 अगर माने तो उस समय यूरोप के अंदर जलयान शक्ति उपलब्ध हो रही है। लेकिन भारत में तो मैं बता रहा हूं कि 1000 वर्ष पूर्व है। देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हमने देखा है कि भारत में एक चाइनीज व्यक्ति आया था, चीनी यात्री आया था, जिसका नाम था फायान। तो हमने इसको अभी थोड़ी देर मतलब पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ये लगभग भारत के अंदर आया 399 से 414 एडी के आसपास। ठीक है, 399 में यहाँ आया, 414 के अंदर ये यहाँ से वापस चला गया। तो फायान अपने वर्णन में लिखता है कि मैं भारत से लंका गया। ये अपने ग्रंथ के अंदर वहां चाइना पहुंचने के बाद में लिख रहा है कि मैं भारत से कहां गया? लंका गया, और लंका से मैं जावा गया। कहां गया? जावा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां तक जो वर्णन दे रहा है ये भारत का वर्णन दे रहा है कि यहां अभी तक मैं भारत के अंदर ही हूं, मतलब कि भारत के ही विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर के भाग के रूप में बता रहा है भारत, लंका और जावा को। तो और फिर ये लिखता है कि मैं
यहां अपने स्वदेश पहुंचा चीन। जावा से कहां पहुंचा हूं? चीन। और इसने ये जो यात्रा है, यहां से ये यात्रा है और यहां से ये जो यात्रा है, ये सारी की सारी समुद्री यात्रा की थी। कौन सी यात्रा की थी? समुद्री यात्रा। और वो अपने ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख भी करता है कि भारत के पास में जलयान उपलब्ध थे, समुद्री के अंदर शक्तिशाली जलयान उपलब्ध थे जो पूरे महासागरों का चक्कर लगा करके वापस लौटते थे। पेरू के अंदर पहुंच जाना, मेक्सिको के अंदर अपनी संस्कृति का पहुंच जाना, ये इसी बात का तो सबूत है कि उस समय भारत की क्या थी? नाविक शक्ति अत्यंत ही शक्तिशाली थी। तो फायान 399 के आसपास, 400 मान लेते हैं यहां से एग्रीक्रेट समथिंग में, यहां 1451, 1400 में से 400 गए, पीछे कितने वर्ष बच गए भाई? 1000 वर्ष पूर्व भारत में क्या थे? मतलब इनसे 1000 वर्ष पहले ये वर्णन कर रहा है कि भारत के अंदर ये शक्तिशाली साधन जो है, वो ताकतें जो है वो भारत में उपलब्ध थी। आगे बात समझ के अंदर, तो कुल मिलाकर के अब हमने भारत की वैभवपूर्ण उपलब्धियों का जो टॉपिक स्टार्ट किया है, इस टॉपिक को हमने टोटली 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में पहले वो पूरा हुआ। अब इस 3 भागों के अंदर पहला भाग अपना पूरा हुआ है वैभवपूर्ण उपलब्धियों के अंदर कि भारत की सांस्कृतिक जो प्रसार हुआ और किसके द्वारा हुआ, नाविक शक्ति भारत की उस समय क्या थी, ये जो टॉपिक है ये हमारा पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद में हमको लेना है भारत की प्रागैतिहासिक काल की कुछ विशेषताओं का अध्ययन, साथ ही साथ सिंधु सभ्यता और उसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन, और इसके बाद में अगले टॉपिक के रूप में हम लेने वाले हैं भारत का जो वैदिक काल रहा है, उस काल के अंदर हमारी क्या उपलब्धियां रही है, उस समय की क्या सांस्कृतिक विशेषताएं रही है। और उन दोनों, इसके बाद आने वाले दोनों वीडियो के अंदर हमारा पहला पार्ट जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।